आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का 19वां भाग लेकर आ रहे हैं और यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो इस ऐप पे जाके उसको डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो पहला प्रश्न है कि किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। तो देखिए शारदा एक्ट की ज़रूरत क्या बनी थी। तो शारदा एक्ट की ज़रूरत इसलिए बनी क्योंकि इसमें बाल विवाह को दूर करना था। बाल विवाह यानी कि ये करीब 1880 के पहले की बात है। वहाँ पे बाल विवाह हो जाता था, बच्चे छोटे छोटे होते थे, उनका गोद में ही शादी हो जाती थी, बाद में बड़े होने पे उनके आगे का कार्यक्रम होता था। तो इसको दूर करने के लिए एक शारदा एक्ट लाया गया और ये बाल विवाह को दूर करने के लिए लाया गया था। अगला है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आपको ये समझना होगा कि जो प्रथम बैठक हुई उसमें कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं था, कोई भी अस्थायी अध्यक्ष नहीं था। लेकिन बिना अध्यक्ष के कैसे बैठक हो सकती है। तो यहाँ पे थे अस्थायी अध्यक्ष, नाम था इनका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 ही दिन बाद मतलब कि 11 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे और नाम था उनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये याद रखना है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को हुई। यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष थे, नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को यानी कि जब उससे 2 दिन बाद होती है तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो बाद में चल करके भारत के राष्ट्रपति बने। अगला है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री भी थे और ये गृह मंत्री का एक तरह से कार्यभार भी इनके पास था। और ये बात हो रही है 1947 से लेके 1950 के बीच की। देखिए 1947 से लेके 1950 के टाइम पीरियड को अगर आप देखें तो यहाँ पे भारत भले ही आज़ाद हुआ था लेकिन अपना संविधान नहीं था। हम अभी भी 1935 में जो एक्ट बना था, जो संविधान था, उसी से काम कर रहे थे। कुछ ज़रूरी परिवर्तन करके इसे ही हम संविधान बना के काम कर रहे थे, क्योंकि जब लोग हैं तो गलतियां होगी और गलतियों के लिए कानून जरूरी होता है। तो यहाँ पे 1935 एक्ट से काम चल रहा था और इस समय संविधान जो सभा थी वो संविधान बना रही थी, वो काम चालू था पीछे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी इसको कहा गया अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार इसलिए क्योंकि ये बस कुछ ही दिनों की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रधानमंत्री बनाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरह से उप प्रधानमंत्री कहें या फिर उनके पास गृह मंत्रालय का पद था। इनको ये काम मिला था कि जो भी रियासत थी, जो भी राजा रजवाड़े थे, सबको एक में करना, और इसमें उन्होंने सफलता भी हासिल की। जम्मू कश्मीर से लेकर के हैदराबाद तक के राज्यों को एक मत किया। अगला है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है। तो यह है राष्ट्रपति द्वारा। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए एक शब्द आता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, और वहाँ पे क्या होता है कि एक उपराज्यपाल जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, वहाँ पे एक बनाए जाते हैं और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यानी कि वहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो प्रशासन करता है। अगला है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान है। अस्पृश्यता मतलब कि होता है छुआछूत। देखिए जब हम आज़ाद हुआ भारत का देश तो यहाँ पे छुआछूत बहुत हद तक फैला हुआ था, और ये ऐसा नहीं है कि आज़ाद होते से ही फैल गया, ये बहुत पहले से था। तो इसको दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। अनुच्छेद 15 में ये है कि मतलब कि किसी को उसके जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। जो अगर आपने आर्टिकल 15 मूवी देखी हो तो वहाँ पे 15 में है, लेकिन अनुच्छेद 17 में है कि यहाँ पे छुआछूत को समाप्त किया जाए। इस तरह कई क्वेश्चन हैं जो कि अनुच्छेद से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगला है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब इनको हम कैग बोलते हैं। तो कैग होते हैं 6 साल पे,
मतलब कि या तो 6 साल पूरा हो गया हो या फिर उनकी उम्र खुद की 65 साल पूरी हो गई हो। तो इन दोनों कंडीशनों में जो भी पहले होगा, या तो 6 साल पहले ही हो गया तब भी रिटायर, 65 साल पहले हो गया तब भी रिटायर। देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग का काम क्या होता है कि सरकार के जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको ऑडिट करना। ऑडिट करना मतलब कि देखभाल करना, और इसका मतलब जो भी ये अपना रिपोर्ट बनाते हैं ये प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट का काम ये है कि इसको कहाँ रखवाए, पार्लियामेंट में। तो ये कभी कभी पूछा गया है कि जो कैग की रिपोर्ट होती है कहाँ सबमिट की जाती है, तो ये पार्लियामेंट में सबमिट की जाती है। किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कई तरह के घोटाले हुए थे कुछ सरकारों में, तो ये रिपोर्ट का खुलासा कैग की रिपोर्ट से ही हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए, शुरू में जब चुनाव आयोग बना तो चुनाव आयोग मतलब कि नया था और लोग ज़्यादा थे। चुनाव आयोग को पहला चुनाव कराने में लगभग 1 से 1.5 साल लग गए थे। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि पहला चुनाव कब हुआ, आम चुनाव, तो 1951 से लेकर 52 सही उत्तर होगा। यानी कि शुरू 51 में हुए थे, खत्म 52 में हुए। तो इस तरह आप देखेंगे कि ये मतलब कि पूरे 1 साल से अधिक चला ये चुनाव। तो वहाँ पे एक लोग चुनाव आयुक्त होते थे। बाद में जब काम बढ़ा तो 2 लोगों को बना दिया गया, लेकिन 2 लोग होने पे टकराव की कंडीशन आती थी, और इसी टकराव को ख़त्म करने के लिए बाद में 3 लोगों को कर दिया गया। अब 3 में देखा गया कि 2 मतलब कि 1 लोगों को हेड बना दिया गया और 2 लोगों को नीचे रखा गया। उससे क्या होता है कि अगर इन दोनों में टकराव की स्थिति आती भी है तो जो ऊपर हेड है वही इसको क्लियर करेंगे, मतलब कि हेड है वो कहेंगे वही होगा। तो जो हेड हैं इनको कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, और जो नीचे हैं दोनों लोग इनको क्या कहते हैं, चुनाव आयुक्त। ये कब लाया गया, इससे लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लाया गया था 1989 में। 1989 में 3 सदस्य बना दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जब ये मतलब कि कब 21 साल से लेकर 18 साल कर दिया गया, मतलब कि पहले 21 साल के लोग ही मतदान कर पाते थे, लेकिन इसे 18 साल कब कर दिया गया, तो ये भी किया गया 1989 में। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला है कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष मतलब कि स्पीकर। देखिए, यहाँ पे लोकसभा स्पीकर और धन विधेयक को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आखिर कई बार ऐसे मामले आते हैं जो कि धन विधेयक नहीं होता है, मतलब कि धन विधेयक कहने का अधिकार तो केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन आपको समझना होगा कि धन विधेयक मतलब क्या। अगर धन विधेयक कहा जाए तो आपके दिमाग में पहले क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये आता है कि कोई भी ऐसा विधेयक जो धन से रिलेटेड हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो धन विधेयक नहीं होता है उसे भी धन विधेयक बता दिया जाता है, जैसे कि जो आधार की बिल थी इसे भी धन विधेयक बताया गया। इस तरह के कई बिल ऐसे होते हैं जिसमें पैसे की कोई बात नहीं होती है, उसे भी धन विधेयक बता दिया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से दिखा करके। तो धन विधेयक में फायदा एक है लोकसभा में सरकार को। दरअसल होता क्या है कि लोकसभा में जिसको बहुमत होता है वही सरकार बनता है। अब यहाँ पे जो धन विधेयक है इसमें केवल लोकसभा को पावर है, इसमें राज्यसभा को उतनी पावर नहीं है। मतलब कि किसी भी बिल को जो कि धन विधेयक है लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा उसे नहीं रोक सकती है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल विधेयक होगा तो राज्यसभा उसे रोक देगी। तो इसीलिए किसी भी विधेयक को धन विधेयक कह दिया जाता है, और ये कहने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष को है। अगला है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो यह है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि राष्ट्रपति अपने मन से भंग नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि पहले राष्ट्रपति के पास कुछ ज़्यादा पावर थी, लेकिन अब नहीं है। अब राष्ट्रपति के पास उतनी पावर नहीं है। अब राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने के लिए जो कैबिनेट है, जो केंद्रीय कैबिनेट है, उसकी लिखित अप्रूवल चाहिए। लिखित, केवल कहने से नहीं होगा, वो लिख करके देगा कि हाँ लोकसभा को भंग करिए, तभी राष्ट्रपति इस लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हालांकि और भी कई कंडीशन है, लेकिन उनके आने तक राष्ट्रपति अपने मन से लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएंगे। बेहद आसान क्वेश्चन है,
कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। उपराष्ट्रपति। और ये पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस तरह के जो पहला क्वेश्चन है इसका उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा पीबीए पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? तो ये था 26वां संविधान संशोधन, लाया गया था 1971 में। संविधान के किस अनुसूची मतलब किस शेड्यूल में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में बताया गया है? तो ये है द्वितीय अनुसूची। देखिए, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अगला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो ये होता है 14 दिन। देखिए, महाभियोग पहले समझिए, उसके बाद बाकी चीज़ बताते हैं। महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति ने संविधान का पालन नहीं किया। राष्ट्रपति पर बस एक ही चीज़ के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, संविधान का सही तरीके से पालन ना करना, और इस तरह की कंडीशन आती है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है हमने कहाँ से लिया है, ये कई बार पूछा गया है। तो इसे हमने लिया है अमेरिका से। अमेरिका में इसी तरह होता है, तो हमने इंडिया में भी कर लिया। ये राष्ट्रपति पर भी होगा और इसके साथ मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर कोई जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन पर भी यही प्रक्रिया लगती है। तो पहले तो आपने ये देख लिया कि ये अमेरिका से लिया गया है। और इसके अलावा देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर ये संविधान को कोलैप्स करते हैं, संविधान का पालन नहीं करते हैं, अपने मन से कोई काम करने लगते हैं, तो इनको एक अप्रूवल देने पड़ते हैं, मतलब एक नोटिस देनी पड़ती है कि हम लोग आपके खिलाफ एक महाभियोग की प्रक्रिया लाएंगे। तो ये संसद द्वारा पास होती है। अब संसद में तो लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और लगे हाथ राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति पर ही जब महाभियोग लाना हो तो राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। लोकसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा में से 100 लोगों के सिग्नेचर होने जरूरी हैं, या फिर अगर राज्यसभा इनको नोटिस देती है तो कम से कम 50 लोगों के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। ये नोटिस इनको देना होगा 14 दिन पहले। 14 दिन के इस पीरियड में ये जो महान्यायवादी है उससे परमिशन मतलब कि सलाह मशवरा भी ले सकते हैं। 14 दिन बाद इन पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जो कि हर एक सदन में 2/3 से पास कराया जाएगा। इस दौरान इनको सदन में उपस्थित होकर अपने बचाव में कहने के लिए मौका भी मिलेगा। इसके अलावा अगर ये दोनों जगह से पास हो जाता है और इनकी जांच में भी ये सही पाए जाते हैं तो इन्हें पद से मुक्त मान लिया जाता है। सेम यही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर भी लगाई जाती है। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो यह है अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना होता है, वो कितने साल तक राष्ट्रपति रहेगा? तो केवल 5 साल तक, 5 साल से ज़्यादा नहीं। हाँ, दूसरी बार आ सकता है, तीसरी बार आ सकता है, लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई व्यक्ति दूसरी बार आया हो। तो ये एक यहाँ पे मान मनोबल है, समझिए कि किसी भी व्यक्ति को दूसरी बार मौका नहीं दिया जाता है। तो ये है राष्ट्रपति का पद। और आपको एक चीज़ और समझना होगा कि इनकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति का निर्वाचन में आने के लिए। तो ये है 35 साल। 35 साल एक और चीज़ की मांगी जाती है, ये होता है गवर्नर। जो राज्यपाल होते हैं उनका 35 साल होना जरूरी है। बिना 35 साल के ये गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट नहीं बनाए जा सकते हैं। अगला है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुन करके आता है? तो ये है 1/3। देखिए, होता क्या है कि विधानसभा तो हर जगह होती है जिसमें विधायक चुन करके आते हैं लोगों के द्वारा, जिनको हम 5 साल के लिए वोट देते हैं विधायकी का। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। इस विधान परिषद का चुनाव कई अलग अलग तरीके से होता है। इसमें 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर भी लोग आते हैं। अगला है कि लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के जो भी सदस्य होंगे उनको शपथ दिलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, ये मतलब कि एग्जैक्ट वर्ड है, एग्जैक्ट नहीं तो आप राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति कह सकते हैं। राष्ट्रपति तो नहीं दिलाता है, क्योंकि होता क्या है कि इनकी संख्या लगभग 550 के करीब होती है, 542 के करीब हो जाती है। तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को शपथ दिलाते हैं, वो होते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो कि इन्हीं लोगों के बीच से होते हैं, जो ये 542, 45 या जितने चुन के आए हैं उन्हीं में से होते हैं।
और ये जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ये सभी बाकी सभी व्यक्तियों को शपथ दिलाते हैं। अगला है कि समाजवाद और टोपी है जो कि सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो ये आलोचक हैं, इनका नाम है CEN जोड़का। अगला है कि किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी? तो यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1858। आगे बढ़ते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया। इस निर्णय में क्या है? तो इस निर्णय में ये है कि जो तलाक होता था पहले, अभी तो तलाक हो रहा है लेकिन अब तलाक को एक मतलब कि अवैध घोषित कर दिया गया है संसद के द्वारा भी। तो जो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के, अगर वो बच्चे जब बड़े होते हैं, बड़े होने तक पिता उनके खर्चे की जिम्मेदारी होगी। मतलब कि दो लोगों का तलाक हो गया, भले ही उनके बच्चे उनकी पत्नी के साथ रह रहे हैं, लेकिन जब तक ये 18 साल के नहीं हो जाते, बालिग नहीं हो जाते, तब तक इनका जो खर्चा है इसमें पिता को भी पैसा देना पड़ेगा, भले ही वो अलग रहते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो देखिए ये बने थे 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के। यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी? 1885 में। किसने बनाया? A.O. ह्यूम ने। ये कहाँ का व्यक्ति था? यूरोपियन था। इसके अलावा इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी। WC बनर्जी दोबारा कब बने? तो 1892 में। कहाँ पर बने? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम बदल के अब क्या हो गया है? ये हो गया है प्रयागराज। तो यहाँ पे देखिए इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन गांधी जी से भी पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, कि एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या गांधी जी कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो हाँ, एक बार बनाए गए थे 1924 में। कहाँ पे? तो बेलगांव में। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे या फिर नहीं? तो नहीं थे। उनका मानना था कि जब आज़ादी मिल गई है तो कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे दबाइए और इसे आप शेयर करिए अपने दोस्तों में। आगे बढ़ते हैं तो पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह है सत्ता के विकेंद्रीकरण पे, मतलब कि सत्ता को फैलाना, यह है पंचायती राज प्रणाली। देखिए पंचायती राज प्रणाली में भी इलेक्शन होते हैं, इसमें भी चुनाव होते हैं, जो ग्राम प्रधान का है या फिर नगर पालिका में जो चुनाव होते हैं। तो ये इसको कौन कंडक्ट कराता है? तो इसको राज्य निर्वाचन आयोग कंडक्ट करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये क्वेश्चन थोड़ा कई बार पूछा जा चुका है। अगला है कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे M. अनंतशयनम अयंगर। और इसके अलावा चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष बताइए। पहले अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा से पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। जो शिक्षा थी पहले राज्य सूची के तहत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? देखिए सूची 3 तरह की होती है। एक राज्य के लिए जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, एक राज्य और स्टेट दोनों के लिए जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, और एक केंद्र के लिए सूची होती है। मतलब 3 चीज़ों की सूची होती है। जो सूची केंद्र के लिए होगी, यहाँ पे केंद्र, राज्य और समवर्ती हम लिख देते हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जिनको पता होगा अच्छी बात है। देखिए केंद्र के लिए जो भी सूची होगी उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को है। जैसे कि रक्षा, तो जो भी रक्षा वाले मामले होंगे, जो भी विदेश से या फिर अपने बॉर्डर को सेव करने की बात होगी, इस पे कानून केवल और केवल केंद्र बनाएगा। इस पे राज्य सरकार कभी कानून नहीं बना सकती, अगर बनाती है तो वो अवैध है। इसके अलावा कुछ काम हैं जिन पे कि राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि पहले शिक्षा था, बाद में हटा लिया गया। इसके अलावा कई ऐसे हैं जिन पे राज्य सरकार केवल कानून बना पाएगी, जो पंचायती राज है या फिर इस तरह के कई हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची में है शिक्षा। समवर्ती का मतलब कि दोनों लोग, राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार भी कानून बना सकती है,
केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन होगा क्या? देखिए, अगर मान लीजिए शिक्षा को कोई राज्य कानून बनाता है इसको लेकर के कि कम से कम एक व्यक्ति को 10वीं के बाद 12वीं में पढ़ने के लिए 2 साल का पढ़ना है। अगर वही इसको फिर केंद्र सरकार बनाती है कि नहीं, इसमें 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो किसका कानून माना जाएगा? तो देखिए, जब तक किसी भी मतलब कि पॉइंट पे केंद्र सरकार का कोई कानून नहीं है तब तक राज्य का माना जाएगा। जब ही केंद्र सरकार का कोई कानून आ जाएगा, राज्य सरकार का खत्म हो जाता है और केंद्र सरकार का कानून माना जाना लगता है। तो ये समवर्ती सूची और जो शिक्षा है ये पहले राज्य सूची में होती थी, इसको 42वें संविधान संशोधन से लाया गया समवर्ती सूची में। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये है अनुच्छेद 51A। देखिए, मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य भी हैं। मौलिक अधिकार आपको कहाँ से मिले हैं? जो आपके राइट्स हैं कि मतलब कि आपको कोई बिना मतलब के जेल, मतलब आपको 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। पहले 7 थे लेकिन बाद में 6 कर दिए गए। तो ये जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं ये आपको मिला है अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से मिला है ये आपके लिए क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो का तीसरा। कमेंट करके बताइए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। अगला है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन, हुआ था 1978 में। यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया यहाँ पे कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसमें से संपत्ति का अधिकार था इसको निकाल करके अब इसे 6 कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार में मतलब कि आपकी कोई ज़मीन है तो ये बस आपका एक मतलब कानूनी अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार उसको कभी भी ले सकती है उचित मूल्य देकर। दरअसल इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले ये 1978 से पहले ये आपका मौलिक अधिकार था। अगर आप चाहें तो बेचिए, नहीं तो आपसे कोई इसे छीन नहीं सकता चाहे जितना भी पैसा दे। तो सरकार की कई तरह के प्रोजेक्ट में बाधा होता था, जैसे कि यहाँ से ट्रेन की पटरी आ रही है, यहाँ पे किसी व्यक्ति की ज़मीन है, वो किसी भी हालत में इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी हालत में। उसका क्या नाम है कि हमारे पूर्वजों की यहाँ पे मतलब कि कब्र है या फिर कुछ भी। तो इस तरह जो सरकार का प्रोजेक्ट है वो रुक जाता था। तो इसे दूर करने के लिए, इस बाधा को दूर करने के लिए जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि पहले 7 होते थे कुल मिला के मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया और मूल अधिकार अब बच गए केवल 6। तो इसमें अब क्या हो गया कि सरकार आपको उचित मुआवजा देगी, लेकिन बनाएगी तो काम बनाएगी पटरी इसी तरह, आपको उचित मुआवजा दे दिया जाएगा। अगर मुआवजा कम लगता है तो कोर्ट जाइए। अगला है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम सभापति राज्यसभा के। देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। और अगर आपको याद हो तो हमने आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके नाम पे एक त्यौहार मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को। कमेंट करके बताइए, ये आपके लिए चौथा क्वेश्चन होगा कि हर साल 5 सितंबर को क्या मनाते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन था। ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर इनको हम कहते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। ये दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। देखिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। रही पीडीएफ की बात तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है कि जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है नहीं अब था? तो ये है अनुच्छेद 370। हालांकि इसमें केवल एक आर्टिकल को छोड़ के बाकी सबको हटा दिया गया है। अप्रत्याशित मतलब कि अनफोर्सीन व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो यह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि कोई ऐसी पूर्ति जिसके लिए कभी सोचा नहीं गया है, मतलब कि इसके लिए बजट नहीं फिक्स की गई, जैसे कि बाढ़ आ गई, तबाही आ गई, किसी भी तरह की तबाही, तो इसके लिए जो हम आकस्मिक निधि बनाते हैं उससे पैसा निकालने का काम केवल और केवल अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, वो भी कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए कब? तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में। और कब? तो 1976 में।
अगला है कि यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसे भेजना पड़ेगा, तो ये उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। और अगर उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग मतलब कि अगर पद छोड़ना चाहे तो ये अपना लेटर किसको भेजेगा, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा। वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के तहत किस आर्टिकल के तहत 280, और कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, तो 5 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं तो किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। जैसे कोई वहाँ पे मामला चल रहा है संसद में और उसको बंद करने का किसी अन्य मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, तो ये विपक्ष द्वारा किया जाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं, तो ये हैं 97, हालांकि इनकी संख्या कम या फिर अधिक की जा सकती है। अगला है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था, हालांकि यह पूरी तरह ठप पड़ गया है। अगला है कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे केसी पंत। बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तब इसी तरह पूछा जाएगा। 1952 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे, इस तरह के कुछ उटपटांग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में। अगला है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ तो ये है संसद में। अवशिष्ट मतलब क्या, तो कुछ इस तरह के पावर जो कि संविधान में जिनके बारे में बात नहीं की गई है, जैसे कि वो उस समय प्रॉब्लम में नहीं थी लेकिन अब प्रॉब्लम कर रही है, तो उस तरह के जो भी पावर होंगे उनको अब उनके लिए कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। अगला है कि भारतीय संविधान के अंग नीति निदेशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है। नीति निदेशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो ये है आयरलैंड का संविधान। तो देखिए होता क्या है कि मतलब कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है, तो जैसे कि ये नीति निदेशक तत्व हैं तो राज्य के हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दरअसल इसमें है क्या कि पूछा जाता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा वाला सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है, लंदन से। तो इस तरह के कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं और स्पेशल वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अगर हमें लगातार आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको मिली होगी। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, तो यह है अनुच्छेद 368। 368 में बताया गया है कि किस तरह संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको कहा था भारत के संविधान का हृदय और आत्मा। और संवैधानिक उपचार का मतलब ये है कि इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उस समय कुछ और प्रॉब्लम थी, बाद में ये प्रॉब्लम कोई और रूप ले ली, तो जरूरी है कि इसमें उपचार होता रहे, इसमें चेंजेस होते रहें। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में क्या होता है, तो उनको मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है, यदि किसी भी केंद्र में या फिर राज्य में, तो ये दोनों जगह लागू होगा। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है, तो ये निर्वाचन आयोग। जो भी राज्यसभा में चुनाव होते हैं ये 6 साल के लिए होते हैं और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में जो चुनाव होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं और इसको भंग किया जा सकता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।